हेलो एवरीवन। हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, जिसमें एक सेशन हमारा हो चुका है। ये आपको जैसे यहाँ पर सेकंड सेशन दिख रहा है, जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर जो जनरली हमारा जो फोकस रहेगा वो हमारा उसके आगे वाला पार्ट, यानी कि जो शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम और बेंडिंग स्ट्रेस थ्योरी पर ज्यादा हम फोकस करेंगे। और एक आध कुछ क्वेश्चन हमारे प्रॉपर्टीज से वापस हम ले लेंगे, ताकि हमारा बीच में रिविजन भी होता रहे। तो स्टार्टिंग में ही आपको देखते हैं क्या मिलता है। तो आपका पहला क्वेश्चन पढ़िएगा, बेसिक सा है कि अ मटेरियल इज सेड टू बी परफेक्टली प्लास्टिक व्हेन, किसको परफेक्टली प्लास्टिक आप एज अ सेक्शंस या किसी बॉडी को या मटेरियल को रिप्रेजेंट करेंगे, किसको? इट डिफॉर्म्स इलास्टिकली विदाउट एनी परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो उसको तो हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक मटेरियल। क्लियर है? अ डिफॉर्म इलास्टिकली एंड देन प्लास्टिकली, तो वो परफेक्टली नहीं हुआ, वो इलास्टिक प्लास्टिक मटेरियल हुआ। ओके, तो आप चाहे तो यहां पर लिख लो यार। क्या लिख लोगे? क्या बोला कि डिफॉर्म्स इलास्टिकली विदाउट एनी परमानेंट डिफॉर्मेशंस, तो ये कहलाएगा आपका इलास्टिक मटेरियल। और इट डिफॉर्म्स इलास्टिकली एंड देन प्लास्टिकली, मतलब उसमें इलास्टिसिटी आएगी एंड देन फिर उसमें प्लास्टिसिटी आएगी, यानी कि इलास्टोप्लास्ट जिसको मटेरियल बोलते हैं, इलास्टिक प्लास्टिक मटेरियल। इसको कॉमन में आप इलास्टोप्लास्टो मटेरियल आप रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और इट शोज इलास्टिक बिहेवियर अप टू अ सर्टेन स्ट्रेस लिमिट, तो ये आपका पूरा वही परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा। और इट डिफॉर्म्स प्लास्टिकली विदाउट एनी इलास्टिक डिफॉर्मेशन, डायरेक्टली हमारा कौन सा हो जाए? वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दे, तो वो हमारा परफेक्टली कौन सा कहलाता है? प्लास्टिक मटेरियल। जैसे कि ये स्टार्टिंग से ही आपका एज अ प्लास्टिक बिहेवियर शो करे। जैसे यहां पर स्ट्रेस है और यहां पर यह स्ट्रेन टर्म्स है। बट अगर इलास्टोप्लास्टिक की बात करें तो वो कैसा हो जाएगा? तो वो भी आप यहां पर शो करके दिखा दोगे। इलास्टोप्लास्टिक में आप बताएं। तो पहले वो आपका इलास्टिक नेचर शो करेगा, एंड देन फिर वो परफेक्टली हमारा इस तरीके का मटेरियल हो हमारा। तो ये इलास्टोप्लास्टो मटेरियल कहलाता है। तो आंसर कौन सा होगा? तो आप यहां पर बताओगे कि यहां पर जो आंसर होना है वो आपका इट डिफॉर्म्स प्लास्टिकली विदाउट एनी इलास्टिक डिफॉर्मेशंस कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आप मूव करें तो आपसे पूछा गया है कि व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म बेंडिंग, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज, उसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, बेंडिंग थ्योरी पर आ गए हम। तो कैसा होगा? यूनिफॉर्म अक्रॉस द सेक्शंस, मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ द सेक्शंस, मैक्सिमम एट द आउटर मोस्ट फाइबर एंड जीरो एट द आउटर मोस्ट
फाइबर। क्या बोला है कि मैंने बॉडी सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म बेंडिंग यानी कि प्योर बेंडिंग का द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। और ये क्वेश्चंस और करके लिखा हुआ है इसलिए क्योंकि इसी तरीके से दूसरा क्या हो जाएगा, द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस अकर्स है। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कहां पर होता है, न्यूट्रल एक्सिस पर, सेंटर ऑफ द बीम सेक्शंस, और टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट फाइबर ऑफ द सेक्शंस एट एनी पॉइंट अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम, कहीं पर भी हो सकता है। तो आप क्या बताते हो कि अगर आपके पास में कोई बीम सेक्शन है, अगर आपके पास में कोई बीम सेक्शन है और अगर वो न्यूट्रल एक्सिस से निकल रहा है, तो यहां पर इसका जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपने पढ़ा है कुछ इस तरीके से, किस तरीके से कि आपने बताया है कि न्यूट्रल एक्सिस पर हमारा मिनिमम होता है, ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। यानी कि जो बेंडिंग स्ट्रेस होते हैं हमारे, जो आपने पढ़े हैं, एम अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर। तो यहां पर अगर आप देखें तो जो सिग्मा बी है वो एम अपॉन आई है, तो ठीक है। यहां पर जो टर्म्स है ना y, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर y आपका बढ़ेगा तो सिग्मा बी भी बढ़ेगा, y अगर कम होगा तो सिग्मा बी भी कम होगा। और y क्या होता है कि जैसे जैसे आप ऊपर या नीचे की तरफ जाएं वो आपको ऐसा y वैल्यू देता है, और ये कहलाती है न्यूट्रल एक्सिस। इसीलिए y की वैल्यू न्यूट्रल एक्सिस पर कितनी होगी, यहां से तो चालू हुआ भी है, यहां से चालू हुआ तो यहां पर कितना रहेगा, तो आप बताओगे कि यहां पर तो यह 0 ही रहने वाला है। कितना रहेगा, तो आप बताओगे कि यहां पर तो यह 0 रहेगा। क्लियर। तो इसलिए आपने बताया है सिग्मा मैक्सिमम यहां पर भी होगा और सिग्मा मैक्सिमम इस एक्सिस पर भी होगा, बेंडिंग स्ट्रेसेस। क्लियर है। और एट न्यूट्रल एक्सिस सिग्मा बी कितना होगा, 0, यानी कि मिनिमम होगा। यानी कि आप क्या बोलोगे कि व्हेन अ बेंडिंग बॉडी इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म बेंडिंग द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज मैक्सिमम एट द आउटर मोस्ट एंड बॉटम मोस्ट। आउटर मोस्ट मतलब ये टॉप का फाइबर हो गया और ये बॉटम का, आउटर यही हुए ना, आउटर एलिमेंट से आउटर फाइबर्स। ये भी आउटर है। ओके, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आप बताओगे यहां पर कि आंसर जो होगा कि मैक्सिमम एट द आउटर मोस्ट फाइबर। और इसका दूसरा क्या बोला है कि द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस अकर्स एट दी, कहां पर अकर होते हैं, टॉप मोस्ट या फिर बॉटम मोस्ट फाइबर ऑफ द बीम। कहां पर, टॉप मोस्ट या फिर बॉटम। बात वही है, इस तरीके से भी आपके क्वेश्चंस घुमाकर वो आपसे पूछ सकता है, इसलिए हमने दो क्वेश्चंस यहां पर एक जैसे उठाए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आप मूव करें। क्या बोला है कि द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन अबाउट इट्स बेस। बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी आपसे ये पूछे तो आप यहाँ पर बिल्कुल आप बता सकते हो कि इस रेक्टेंगुलर जो सेक्शन है हमारा, इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, सॉरी अबाउट द बेस, क्या बोला है, अबाउट इट्स बेस है ना, तो ये बेस है आपका।
और न्यूट्रल एक्सिस तो ये है। और अगर आप इसको डी रिप्रेजेंट कर दें, इसको बी रिप्रेजेंट कर दें, इसको न्यूट्रल एक्सिस रिप्रेजेंट करें, और ये कहलाएगा हमारा बेस। तो आपको यहीं पर बोला है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट दी बेस निकालकर बताइए। तो आप जानते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट न्यूट्रल एक्सिस, ओके, यहां पर बी और एच के फॉर्म में, क्लियर है? तो इसको हम हाइट को एज एच मान लेते हो, क्लियर है, डेप्थ को। जैसे यहां पर कितना होता है यह, तो आप बताते हो कि यह हो जाएगा बी एच क्यूब बाय 12। बट अगर मैं बात करूं बेस की, तो यहां पर बेस पर होता है यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द न्यूट्रल एक्सिस एट एनी टाइम प्लस ए इंटू वाई का स्क्वेयर। वाई क्या होता है कि यह जो डेप्थ है ना, यह डेप्थ कितनी है, वाई, यानी कि यहां पर कितनी निकली, तो आप बताओगे कि यहां पर तो ये डेप्थ h/2 या फिर वही d/2 है, जो भी आप इन दोनों में से लिखना चाहें। यहां पर आप कैसे लिखोगे, तो आप बताओगे कि जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है बी एच क्यूब बाई 12 प्लस एरिया कितना हो जाएगा रेक्टेंगल का, तो बी इंटू एच और वाई स्क्वेयर यानी कि h/2 का होल स्क्वेयर। h/2 का होल स्क्वायर। यहां पर आपने जब सॉल्व किया तो आपको मिल रहा है कि बी एच क्यूब बाई 12 एज इट इज, और ये एच का स्क्वायर हो जाएगा, एच का स्क्वायर और ये बी का एच इंटू एच, ये हो जाएगा बी इंटू एच क्यूब और 2 का स्क्वायर यानी कि यह 4। क्लियर? इसका ले लोगे आप एलसीएम, तो एलसीएम जो आया है वो आपके पास में कितना आएगा, 12। तो 12 यानी कि 3 हो जाएगा, और तो 3BH³ हो जाएगा यह, प्लस ये हो जाएगा 1BH³, राइट। तो यहां पर आपसे पूछा है भैया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जो निकाल रहे हो वो बेस पर निकालकर बताना है। कितना बताओगे, तो 3 + 1 कितना होता है, 4/12, और 4/12 यानी कि कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 3, राइट। तो राइट हो तो इसके ऊपर आंसर टिक कर दें आप। तब जैसे जल्दी जल्दी आप बोलोगे अरे यार तो सिंपल क्वेश्चन था, और तुरंत आपने किसके ऊपर धराम से टिक कर दिए हैं, BH³/12 पर, आंसर हो जाएगा गलत। आपका होगा BH³/3। पूछा है उसने इट्स अ बेस, कहां पर पूछा है, बेस पर, तो ये हो जाएगा BH³/3, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर मूव करें तो बनता है कि द टर्म शियर स्ट्रेस रिफर्स टू, क्या होता है भैया शियर स्ट्रेस, तो आपको पता है कि द शियर स्ट्रेस क्या होता है कि अलोंग द सरफेस जो हमारा फोर्स लगे, वो मैंने स्टार्टिंग की पहली या दूसरी क्लास में आपको बताया था कि अलोंग द सरफेस, अलोंग द प्लेन लगने वाला जो फोर्स है वो शियर फोर्स, और अलोंग द एक्सिस एंड लेटरल टू द प्लेन या सरफेस या फिर परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज कॉल्ड योर नॉर्मल स्ट्रेस। तो आपने बोला है कि द स्ट्रेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो उसको तो आपने बोला है, उसको आप बोलते हो गाइस क्या, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। The stress parallel to the surface, the stress due to the axial loading is also normal stress, and the stress due to the bending is called bending stresses. वो भी नॉर्मल स्ट्रेस कहलाते हैं, बेंडिंग
नॉर्मल स्ट्रेस, और ये हो जाते हैं एक्सियल नॉर्मल स्ट्रेस, और ये होते हैं पैरेलल टू दी सरफेस। क्या होते हैं भैया? पैरेलल टू दी सरफेस, जैसे कि ये सरफेस इसी पड़े हैं सरफेस के अलोंग। और यही तो है आपके शेयर स्ट्रेस। क्लियर? इसी को हम क्या बोलते हैं? शेयर स्ट्रेस। और ये लगते हैं आपके परपेंडिकुलर। जैसे ये हैं, ये हमारे नॉर्मल स्ट्रेसेस कहलाएंगे। तो इसका आंसर जो आप टिक करोगे वो टिक करोगे आप किस पर भैया? तो आप बताओगे कि सरफेस के पैरेलल जो लगे, पैरेलल टू दी सरफेस या अलोंग दी सरफेस। आप लिख सकते हो पैरेलल या अलोंग। अलोंग टू दी सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर मूव करें आप। तो आपसे पूछा गया है, इन द थ्योरी ऑफ बेंडिंग द न्यूट्रल एक्सिस इज द एक्सिस इन द बीम वेयर। क्या होता है यहां पर? क्या होता है? तो आपने बताया है कि बेंडिंग स्ट्रेस हमारे कितने होते हैं? 0। तो आप बता दोगे कि आपका बेंडिंग थ्योरी में जो न्यूट्रल एक्सिस है वहां पर क्या होता है? स्ट्रेन मैक्सिमम नहीं, स्ट्रेस 0 बिल्कुल। बेंडिंग मूवमेंट इज मैक्सिमम नो, बीम एक्सपीरियंस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन नहीं। क्या होता है वहां पर? स्ट्रेस हमारा 0 होता है। कितना होता है? स्ट्रेस आपका वहां पर 0 होता है। रिपीट नहीं कर रहा हूं, पीछे आपने डायग्राम बना चुके हो। In bending, the distance between the neutral axis and the extreme fiber is called extreme fiber और neutral axis के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको आप क्या रिप्रेजेंट करते हो? जिसको हम लीवर आर्म बोलते थे। क्या बोलते हैं आप? आरसीसी वगैरह जैसे आपने पढ़ा है ना, तो उसको जैसे न्यूट्रल एक्सिस की जो डेप्थ है उसको आप क्या बोलते थे? जैसे लीवर आर्म या न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ। उसको टेक्निकली आप और क्या नाम दे सकते हो, ये पूछा है आपसे। ये है न्यूट्रल एक्सिस। तो आपने बोला है कि सेक्शन मॉडुलस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस या मूवमेंट का आर्म। तो इसी को हम बोलते हैं मूवमेंट आर्म या फिर डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो इन दोनों में से ज्यादा सफिशिएंट सही कौन सा है? मूवमेंट आर्म। इसको आप टेक्निकली रिप्रेजेंट करते हो। ओके, तो यहां पर आपका इसको जो डिस्टेंस है, ये डेप्थ जो है ना, इस डेप्थ को जो आप हैं टेक्निकली क्या बोलते हो आप? इसको टेक्निकली इसको बोलते हैं हम
लीवर आर्म, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूट्रल एक्सिस एंड द एक्सट्रीम फाइबर। क्लियर है, न्यूट्रल एक्सिस और एक्सट्रीम फाइबर के बीच की डिस्टेंस को आप जनरली एज अ लीवर आर्म या फिर मूवमेंट आर्म रिप्रेजेंट करते हैं। बट लीवर आर्म हम अगर बोले तो जनरली आप इसको मेन जो टर्म्स है, अब जनरली मतलब जैसे ये हॉल टर्म्स जो होती है ना आपकी, वही कंप्रेशन और उसके बीच का जो डेप्थ है उसको हम यहां पर रिप्रेजेंट कर देते हैं सर आपका लीवर आर्म। कंप्रेसिव स्ट्रेसेस और टेंसाइल स्ट्रेसेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोल देते हैं यहां पर लीवर आर्म। तो मैं थोड़ा सा इसको चेंज करना चाहूंगा। ओके, ये जैसे आपका कंप्रेसिव फोर्स है अगर, ये सी और कंप्रेसिव, इन दोनों के बीच की जो गैप है ना उसको आप एज अ लीवर आर्म रिप्रेजेंट करते हो। क्या बोलते हैं आप इसको? लीवर आर्म। बट अगर डिस्टेंस आपकी यह वाली हो तो उसको आप रिप्रेजेंट करते हो एज अ मूवमेंट आर्म। ओके, तो यहां पर या फिर इसको कभी कभी आप डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी बोल दे सकते हो, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बोलते हो। डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस न बोलते हुए डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस रिप्रेजेंट करते हो। तो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर देखें, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका ये होता है। क्या लिखोगे आप इसको? मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। एप्रो सेकंड चॉइस, इफ ए इज नॉट गिवन। और ये होती है डेप्थ। क्या होती है? डेप्थ, ना कि आपकी डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करो। द फार्मूला फॉर बेंडिंग स्ट्रेस इन अ बीम इज गिवन बाय। इसमें से कौन सा फार्मूला है जो बेंडिंग स्ट्रेस का फार्मूला बनाता है? तो आप बताओगे कि बेंडिंग स्ट्रेस जो थ्योरी है वो आपने पढ़ी है एम अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर। सिग्मा की वैल्यू पूछा है आपसे, किसकी वैल्यू? सिग्मा। कितना हो जाएगा? इंटू वाई। क्लियर है? और यहां पर इसी आई अपॉन वाई भी लिख सकते हैं इसको आप।
और ये हो जाता है कभी कभी जेड, जिसको आप यहां पर बोल देते हो सेक्शन मॉडुलस। कभी एग्जाम में ऐसा भी आ जाए तो ध्यान रखिएगा। तो अभी तो आपसे सिर्फ पूछा है क्या कि बताइए कि इसमें से बेंडिंग स्ट्रेस का फार्मूला कौन सा है। तो बेंडिंग स्ट्रेस का कौन सा है, एम अपॉन आई इंटू वाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी देख रहे हो तो आपको करेक्ट दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें कि द रिलेशनशिप बिटवीन द कर्वेचर ऑफ अ बीम एंड द बेंडिंग मोमेंट इज गिवन बाय 1 अपॉन आर के टर्म्स में दिया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि ये भी इक्वेशंस आपने जो लिखी है वापस में यहां पर लिख लेता हूं। क्या लिखी हुई है आपने, फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन या फिर थ्योरी, तो क्या पढ़ी है कि सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर। हियर यहां पर जो 1 अपॉन आर टर्म्स होता है वो रिप्रेजेंट करता है कर्वेचर ऑफ बीम। तो यानी कि ये क्या होगा, तो आप बताओगे कि ये तो भैया हमारा 1 अपॉन आर इक्वल टू, देखें मोमेंट की टर्म्स में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू एम अपॉन ई आई। देखो आर ऊपर चला जाएगा, सॉरी तो आर तो यही रहेगा, ई अपना नीचे आ जाएगा, तो एम अपॉन ई आई। यहां पर ये जो ई आई टर्म्स है ना, इसको आप बोलते हैं एज अ फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। क्या बोलते हैं गाइस हम इसको, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। तो आपका आंसर की बात करें तो आंसर तो आपका आपको दिख ही रहा है, बिना देखे ही आप बोल सकते हो कि आंसर हमारा जो है वो कौन सा बन रहा है। यस एम जेड। ओके, बढ़े आगे, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, एम अपॉन ई आई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम विद सेंट्रल पॉइंट लोड, द बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर ऑफ द बीम क्या हो सकता है। क्या बोला है कि सिंपली सपोर्टेड बीम विद सेंट्रल पॉइंट लोड, द बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर ऑफ द बीम क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ये बीम है ये सिंपल सा है, बट फिर भी मैं आपको यहां पर ये दिखा रहा हूं, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम वाले तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं आपने। तो इस टाइप का सिंपली सपोर्टेड बीम है, सेंट्रल यानी कि L/2 इस साइड से और L/2 हमारा दैट साइड है, और L/2। यहां पर आपने बोला है कि सेंट्रल पॉइंट लोड आपने यहां पर अप्लाई कर रखा है, जिसकी जो वैल्यू है वो कुछ भी मान लो आप जैसे, तो बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो अंडर दी पॉइंट लोड हमारा क्या होता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर करता है, क्या करता है। ओके ओके ओके, आई विल चेक।
ओके, अब क्लियर है? ओके, अब आप यहां पर देखें कि ना सिंपली सपोर्टेड बीम आपको कौन सा दे रखा है, सेंट्रल पॉइंट लोड दे रखा है, तो द बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर ऑफ द बीम क्या होना चाहिए, फिर क्या होगा? तो आपको पता है कि अंडर द पॉइंट लोड आपका बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, मैक्सिमम होता है। तो आप ये पॉइंट नोट करके लिख लो फिर एक, कि अंडर दी पॉइंट लोड in simply supported beam, bending moment is मैक्सिमम। क्लियर? और कितना होता है, तो आप बोलते हो कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू PL/4 आपने यहां पर रिप्रेजेंट की गई है। क्लियर? तो यहां पर आपने बता दिया है कि जो सिंपली सपोर्टेड बीम है वहां पर हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो आपका जीरो ना होते हुए मैक्सिमम आकर करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएं। क्या सिंपली सपोर्टेड बीम न्यूमेरिकल है? ओके, अच्छा क्वेश्चन है कि ना सिंपली सपोर्टेड बीम of length 6 meter carries a central load of 3000 Newton. If the moment of inertia of the beam's cross section is 5 into 10 to the power minus 6 meter की power 4 and the distance from the neutral axis to the extreme fiber is 0.15 meter, then what is the maximum bending stress in the beam? बेंडिंग स्ट्रेस आपको निकालकर दिखाना है। अगर आपका मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कब अकर करेगा ये पता होना चाहिए आपको। ऐसे क्वेश्चंस आप कर चुके हैं वैसे एक आध, जब मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट हो रहा होगा। क्या बोल रहा है कि 6 मीटर का स्पान है और सेंट्रल लोड जो है वो 3000 न्यूटन का है। जो सेंट्रल लोड है वो कितना दे रखा है आपको, पी की वैल्यू 3000 न्यूटन, और जो लेंथ है वो दे रखा है आपको 6 मीटर। तो आपसे पूछना है कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस बताइए, अगर उसकी न्यूट्रल एक्सिस वगैरह डेप्थ कितना है, वो आपको दे रखा है 0.15 मीटर, यानी कि y की वैल्यू जो आपको गिवन है, गिवन y इक्वल टू कितना दे रखा है, 0.15 मीटर। ओके, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आपको दे रखा है मीटर टू दी पावर 4। निकालना जो है वो आपको निकालना है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। तो आप क्या जानते हो, तो आपने बोला है कि हम जानते हैं कि फ्रॉम बेंडिंग स्ट्रेस थ्योरी, फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन। तो बेंडिंग इक्वेशंस में देखें तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि एम अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। अगर मैं ये रखूं मैक्सिमम, तो एम भी क्या रखूंगा मैं, इफ सिग्मा मैक्सिमम, तो एम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। राइट? और बाकी की टर्म्स हम यहां पर लिख लेंगे, अपॉन आई अपॉन वाई। यहां पर एम की बात करूं तो एम मैक्सिमम कितना होगा, अंडर दी पॉइंट लोड हमारा मैक्सिमम होता है। क्लियर है? तो आपने बोल दिया कि जो सिग्मा की वैल्यू है वो आपको देखने को मिलेगी PL/4, या फिर यहां पर लिख देता हूं मैं, ये है PL/4, यानी कि कितना 3000 न्यूटन है ना,
न्यूटन इंटू एल कितना है 6 मीटर डिवाइडेड बाय 4। क्लियर, इतनी वैल्यू है यहाँ पर, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर लिख लेंगे हम। कितना आ रहा है 3, यानी कि ये हो जाएगा, ठीक है लिख लेता है पूरा हम, 3000 और 6 मीटर होल डिवाइडेड बाय 4 इंटू वाई की वैल्यू कितना है 0.15 और इंटू में आई कितना है, आई आपको दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁻6 है। सॉल्व करोगे आंसर आपके सामने रहेगा। तो आप बता दोगे कि जो यहां पर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू आने वाली है वो कितना आएगा। अब सॉल्व कर सकते हो आप इसको इजीली, 5 3 15 3 9 3 है ना, 1 हो जाएगा, ये 25, लगभग आपका 150 किलो न्यूटन या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर वैल्यू आनी चाहिए। देखते हैं, ये हो चुका है 3000 इंटू 6, यस 45 आ रहा है क्या, देखते हैं 3006 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 0.5, 150 आ रहा है दोस्तों। और इंटू 10⁻⁻6 यानी कि आ रहा है 0.150 और वैल्यू थी, ध्यान रखना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। इसमें था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर इसको एमएम में करना हो तो आप यहां पर 10 की घात 6 से इसके साथ में गुणा कर दोगे। क्लियर, ओके अभी हो जाएगा 2 मिनट। क्लियर है, ओके ओके बढ़े फिर आगे। 0.135 आ रहा है, देखिए क्या दिक्कत आ रही है, 6 का मल्टीप्लाई नहीं किया है क्या, देख लेता हूं मैं एक बार, किया तो है यार। 3000 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 0.15, ये देख लो आप यार, इतना ही तो आना है वैल्यू। ओके नेक्स्ट क्वेश्चंस पर अगर हम मूव करें तो क्या बनता है, अगेन आपको ऐसा कैंटिलीवर टाइप का प्रैक्टिस के लिए है, तो देखिए आप इसको अब फास्ट कीजिएगा, मैं रिपीट कर देता हूं अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो, कि यह कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ 4 मीटर है आपके पास में, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगेन आपको दे रखा है 8 इंटू 10⁻⁻6 mm to the power 4 is subjected to a point load of 2000 Newton at its free end. Okay, the distance from the neutral axis to the extreme fiber is 0.12 meter. What is the maximum bending stress at the fixed end? फिक्स्ड एंड पर आपका कितना होगा ये बताइएगा। तो यहां पर क्यों बोला है उसने ऐसा,
क्योंकि आपका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर करता है वो कहां पर करेगा, कैंटिलीवर के टाइम पर एट द सपोर्ट, एज द फिक्स्ड सपोर्ट। क्लियर है? तो आपको जो क्वेश्चंस दे रखा है उसने कुछ इस तरीके से बना रखा है। और यहां पर उन्होंने बता रखा है आपको कि यह ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, और सब्जेक्टेड टू 2000 न्यूटन एट फ्री एंड। फ्री एंड पर आपका कितना लोड आ रहा है, तो आपने बोल दिया है 2000 न्यूटन का। क्लियर? और जो डिस्टेंस दे रखी है वो आपको दे रखी है कितनी, एल की वैल्यू यहां पर 4 मीटर। तो आपको पता है कि यहां पर एज अ फिक्स्ड एंड मूवमेंट हमारा कितना होता है, तो आप बताते हो कि यहां पर एज अ मैक्सिमम P इंटू एल, यानी कि 2000 इंटू 4 मीटर, यानी कि हो जाएगा 8000 न्यूटन मीटर। क्लियर? अब आपसे वो पूछ रहा है कि डिस्टेंस उसकी दे रखी है सब कुछ, तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितना होगा और निकालिएगा। रिपीटेड फार्मूला है पीछे का, तो फार्मूला डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहां पर कि सिग्मा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी एम अपॉन आई इंटू वाई। तो जो सिग्मा बी निकलेगा बेंडिंग स्ट्रेस, और वो भी कौन सा, मैक्सिमम कहां पर मिलेगा, एट द सपोर्ट। तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 8000 न्यूटन मीटर अपॉन आई की वैल्यू आपको दे रखा है 8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर टू द पावर 4, और आपको दे रखा है इन्होंने y की वैल्यू 0.12 मीटर। तो यहां पर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना मिलेगा, 8 से तो 8 कैंसिल हो जाना है। क्लियर है? और यहां पर 10⁻6 ऊपर चली जाएगी, यहां पर फिर क्या हुआ, थोड़ा सा यहां पर गलती हो गई, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। ये यहां पर सिग्मा अपॉन आई, और आई आपका इसके साथ में मल्टीप्लाई हुआ है। क्लियर है? ये आपने यहां पर क्या कर दिया है, ये एम अपॉन आई लिखना था हमको, यहां पर आप क्या लिख दोगे कि एम अपॉन आई, यानी कि यहां पर ही रहेगा यहां। तो ये जो वैल्यू है ना हमारी, ये वाली वैल्यू ये अपॉन में चली जाएगी फिर, तो ये अपॉन में लेकर आ गए आप। ओके, तो थोड़ा सा हमारा आंसर में जो है वेरिएशंस बिल्कुल आएगा। देखते हैं कि कितना आएगा अब। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 3000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 4, again divided by 0.15, 6000 आ रहा है दोस्तों। कितना आ रहा है, और 10⁻6 प्लस हो जाएगा। ये वैल्यू थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
ये इसी में अभी ओके। तो जो नेक्स्ट है हमारा यहां पर जो क्वेश्चन आपका, इसमें आपको आई के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया आपने, सॉरी डिवाइड, और 0.12 आपका डेप्थ आ जाएगा। कितना आ रहा है इसका आंसर? तो ये 8 से 8 कैंसल हो जाएगा। ओके, ये 10⁶ ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना? 120। ये 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 120 और इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा। ओके, और यहां पर ये मल्टीप्लाई में जाएगा ना, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी। क्लियर? अब आप देखिएगा फाइनल आंसर आपका यहां पर 3000 इंटू 6, वो थोड़ा सा हमसे एक बार गलती हो जाएगा तो बार बार होती है। यस 135, किसी ने बोला था 135 आ रहा है, गुड, सॉरी। ओके, तो यहां पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका? 135। यू आर राइट, 135 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड इट्स एब्सोल्युटली राइट। ओके ओके, नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो a beam with a rectangular cross section is subjected to a bending moment of 12,000 न्यूटन मीटर। क्वेश्चंस को रिपीट यानी रीअरेंज कर दिया, मतलब यहां पर आपको बेंडिंग मोमेंट जो दे दिया है 12,000 न्यूटन मीटर। द विड्थ ऑफ द बीम इज 200 mm। कितना दे रखा है? 200 mm। द हाइट इज 400 mm। व्हाट इज द बेंडिंग स्ट्रेस एट द टॉप फाइबर ऑफ द बीम, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शंस के लिए आपको निकालने का तरीका बोल दिया है bh³/12। तो पता ही है आपको, आप ऐसा बोल दोगे उसको कि भैया हम आपको क्या, हमें क्या दिखा रहे हो, हमें तो पता ही है कि कैसे निकालते हैं। क्लियर है? फिर भी उन्होंने दे दिया है तो आप लोगे। चलो, क्या निकालने का बोला है उसने कि व्हाट इज द बेंडिंग स्ट्रेस एट द टॉप फाइबर। टॉप फाइबर पर आपको क्या निकालना है? बेंडिंग स्ट्रेसेस। ये हो जाते हैं सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा टॉप लिख दूंगा आप में, यानी कि भाई मैक्सिमम ही है बट सिग्मा टॉप लिख देंगे उसके बोलने के हिसाब से। जैसे मान लो सेक्शंस उसने जो दे रखा है वो आपको एज अ रेक्टेंगुलर टाइप का सेक्शंस दे रखा है, और इसकी जो डायमेंशंस की रिक्वायरमेंट है वो डायमेंशन आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है उसने कि ये है आपके पास में बी, और एक इसकी जो हाइट है आपके पास में डेप्थ के फॉर्म में। तो जो एच है वो आपको दे रखा है उन्होंने कितना? 400 mm। और बी की वैल्यू जो है वो आपको दे रखी है 200 mm। यहां से आपकी जो है न्यूट्रल एक्सिस यहां से पास हो रही है। तो आपको पूछना है कि एक्सट्रीम फाइबर यानी कि टॉप पर, ये जो टॉप है इसकी जो डेप्थ होगी न्यूट्रल एक्सिस की वहां से कितनी होगी, तो आप बताओगे कि वो y है और वो कितना होगा? h/2 यानी कि 400/2 हो जाएगा। क्लियर? अब आपसे पूछना है कि बताइए कि जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है उसकी वैल्यू बताइए टॉप पर।
तो आपने लिखा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको दे रखा है 12,000 न्यूटन मीटर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है bh³/12 से। क्लियर? तो मैं निकाल लूंगा साइड में यहां bh³/12, यानी कि b है आपके पास में 200 और ये हो जाएगा 400 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। क्लियर? तो आप इसको एज इट इज लिख लो, कैलकुलेटर है तो उससे सॉल्व कर लेंगे। और इनटू में कितना है y, y यानी कि यह हो जाएगा 400 डिविडेशंस में 2। यहां पर सिग्मा जो टॉप पर मिलेगा वो आपको मिलेगा 12,000 इंटू 400, और ये जो 12 है ये ऊपर चला जाएगा, और होल अपॉन में जो बचेगी वैल्यू वो आपके पास में रहेगी 200, 400 का क्यूब, और रहेगा आपके पास में 2। तो यहां पर जो फाइनल वैल्यू आएगी ना वो आप यहां पर तरीके से निकालकर बता दोगे इनको कितनी आ रही है। तो आपने बता दिया सिग्मा एट द टॉप, आप यहां पर इसको सॉल्व कर लोगे। कितना आ रहा है आपका? यस, d/2 या h/2। तो ये हो जाएगा 12,000, 12,000 ही है ना? ठीक है, 400 ही है, 400 इंटू 12, ओके, डिवाइडेड बाय 200। 400 का क्यूब है, ये ध्यान रखना, मतलब 400 को 3 बार से डिवाइड करना। एक फिर गलती कर दी आपने। क्या गलती कर दी? ये न्यूटन मीटर में है और ये 400 mm में है, तो इसलिए अब मैं यहां पर क्या कर दूंगा कि ये भैया मैंने रख दिया इसको न्यूटन mm में। क्लियर? अब हो गया क्या? न्यूटन mm हो गया ये, ठीक है, 400 mm, 400 mm, 200 हमारा mm में, ठीक है। सारी वैल्यू अब हमारी एज द टी से, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब क्लियर है? तो ये वैल्यू आ रही है मेरी 2.25, बिल्कुल। टू 2.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें कि अब बीम of 5 meter length has a cross sectional with moment of inertia something आपको दे रखा है। if the maximum bending stress in the beam is a 20 megapascal, what is the bending moment applied to the beam if the distance from the neutral axis to the extreme fiber is 0.1 meter। अब आपसे पूछ लिया है बेंडिंग मोमेंट कितना है वो आप निकाल कर दिखाइएगा। तो अगेन आपको क्या फार्मूला मिलता है कि m अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। अब यहां पर सिग्मा की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है किसमें? 20 मेगा पास्कल, यानी कि वो हो गया न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, सेम वैल्यू हो गई। और y दे रखा है आपको 0.1 मीटर, यानी कि ये हो जाएगा 0.1 इंटू 1000 से आप क्या कर दोगे गुना, तो ये हो गया mm में। आई आपको दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है। आई आपको गिवन है 6 इंटू
10 टू द पावर -6 mm की पावर 4। अगर इसको सॉरी मीटर की पावर 4 है, इसको किसमें कन्वर्ट करना है? हमको कन्वर्ट करना है अगर इसको mm में, तो इसमें क्या कर दूंगा मैं, 4 बार 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 10 इंटू 10 टू द पावर -6, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3 1, 10 टू द पावर 3 2, 10 टू द पावर 3 3 और 10 टू द पावर 3, ये हो जाएगा mm की पावर में 4। यानी कि देखो 3 और 3 कितनी हो गई, 6 घाते तो खत्म हो जाएगी यहां से। आई की वैल्यू यहां से कितना मिल रहा है, आप बताओगे। 6 इंटू देखो 6 है तो गुणांक में घाते जुड़ते 3 3 खत्म हो गए, बची कितनी, 10 की घात प्लस का 6 mm4। ये ध्यान रखिएगा। और m निकालना है तो अब आप निकाल लो m। आप यहां से निकालोगे कि m वैल्यू कितनी आएगी, आएगी कितनी, 20 न्यूटन पर mm स्क्वेयर। और अब देखो आई गुणे में जाएगा, ठीक है, अब ध्यान रखेंगे, अब हमारा आई मल्टीप्लीकेशन में जाएगा बिल्कुल। और कितना चला जाएगा, 6 इंटू 10 टू द पावर 6 mm टू द पावर 4 और होल अपॉन में है हमारे पास में y कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू 1000, यानी कि जो m है उसकी वैल्यू देखें तो कितना आ रहा है, यानी कि 100 हो जाएगा। 1 इंटू 0.1 आप 1000 करेंगे कितना हो जाएगा, यह 100 यहां पर हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी कि ये हो जाएगा 120 और 100 और ये, यानी कि हो जाएगा गुणित में 2 शून्य कम हो जाएगी इसमें से, यानी कि 4 ही बचेगी। ये हो जाएगा न्यूटन का mm। क्लियर? तो अगर इसको मीटर किलो न्यूटन में करें तो कितना हो जाएगा, न्यूटन के लिए किलो न्यूटन में करना हो तो आप 1000 से भाग दे दोगे, 1000 से भाग दोगे यानी कि यहां पर कितना बचेगा, 10 बचेगा। और ये कितना बचेगा, 120, यानी कि 1200 बचेगा। फिर mm में करना, mm को मीटर में करना हो फिर भाग दोगे तो 1200 में 1000 से भाग दोगे तो वो बचेगा 1.2 किलो न्यूटन। जो बोल रहा हूं एक बार फिर से सुन लोगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। ये आपका यहां पर ऐसा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, a simply supported beam of 8 meter length carries a uniformly यानी कि UDL of 2000 Newton per meter if the moment of inertia of the beam's cross section is 4 into 10 to the power -6। 4 into 10 to the power -6, the distance from the neutral axis at the to the extreme fiber is 0.2। what is the maximum bending stress in the beam? अब यूडीएल का केस है तो इन केस ऑफ यूडीएल अब डायरेक्टली लिख लूंगा मैं, in case of UDL in simply supported beam मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होता है W L स्क्वायर बाय 8। W यानी कि आपके पास में है 2000 न्यूटन पर मीटर और L की वैल्यू है आपके पास में कितना, 8 मीटर लेंथ यानी कि 8 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 8। तो यानी कि यहां पर जो मूवमेंट निकल कर आ रहा है मैक्सिमम, वो कितना निकल कर आ रहा है, तो आप बता दोगे। 1 8 से 1 8 आपका यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 16,000 न्यूटन मीटर। किससे न्यूटन मीटर, ये मीटर का स्क्वायर हो गया था, 1 मीटर किसके अपॉन में से गया तो ऊपर बचा सिर्फ 1 मीटर, तो न्यूटन मीटर आपका मैक्सिमम।
मोमेंट तो नहीं ना निकालने का पूछा है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। तो अब तो आप निकाल ही सकते हो। क्या निकालोगे कि सिग्मा इक्वल टू हमने पढ़ा है एम अपॉन आई इंटू वाई होता है। क्लियर? तो यहां पर ये अगर मैक्सिमम चाहिए, ये भी मैक्सिमम हो जाएगा आपका 16,000 न्यूटन मीटर हॉल अपॉन आई की वैल्यू है आपके पास में 4 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर टू द पावर 4, सॉरी -6 है। और इंटू में है y, और y दे रखा है आपको 0.2 मीटर। तो आंसर जो निकल कर आएगा वो आप यहां पर लिख लोगे। कितना आएगा? 4 चौक 16, यानी कि 4000 बचा, 4 दूनी 8, यानी कि बचा 8000, यानी कि 800 ही बचा ना। 800 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी 10⁻⁶ भी बचा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यही आपका ऐसे यहां पर आंसर हो जाएगा। 8 आ रहा है, माइनस का 6 है, ऊपर जाएगा तो 10⁻+ का 6 हो जाएगा। और इधर तो आपने सब कुछ सही किया है। ओके, नेक्स्ट, if for a simply supported beam with a single point load at its center, सेंटर पर हमारा क्या लग रहा है पॉइंट लोड, द शेयर फोर्स डायग्राम विल बी, कैसा होता है शेयर फोर्स डायग्राम? तो यहां पर डिस्क्रिप्शन आपने लिख रखा है कि पॉइंट लोड हो तो नेचर ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम कैसा होता था? आपने पढ़ा है कि नेचर ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम इज रेक्टेंगुलर एंड नेचर ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज लीनियर। यूडीएल 2 इक्वल पॉइंट लोड हो और सेम डिस्टेंस पर हो तो रेक्टेंगुलर बनता है शेयर फोर्स डायग्राम, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है हमारा ऐसा ट्रेपेजोइडल के शेप में। यहां पर यूडीएल हो तो आपका लीनियर हो जाता है शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट हमारा 2 डिग्री पैराबोला बनता है। तो यहां पर आपसे पूछा है कि सिंगल पॉइंट लोड हो और वो सेंटर पर हो तो शेयर फोर्स डायग्राम हमारा कैसा बनेगा? ट्रेंगुलर, रेक्टेंगुलर, पैराबोलिक या फिर लीनियर? तो कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर। ओके, नेक्स्ट है कि ना सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूडीएल हो तो द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा? तो अगर यूडीएल हो तो यूडीएल के केस में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारा 2 डिग्री पैराबोला बनता है, यानी कि वह पैराबोलिक स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट है कि इन द शियर फोर्स डायग्राम ऑफ अ बीम अ पॉइंट लोड विल कॉज, पॉइंट लोड के कारण क्या होता है? कहां पर हो अगर हमारा शियर फोर्स डायग्राम ऑफ अ बीम, अ पॉइंट लोड क्या कॉज करता है उस बीम के अंदर? तो स्टेप चेंज इन द शियर फोर्स एट द लोकेशन, अ कंटिन्यूअस लीनियर वेरिएशन। नहीं भैया, लीनियर वेरिएशन तो हमारा यूडीएल देता है। गिवन बाय यूडीएल। ओके, अब पैराबोलिक वेरिएशन इन शियर फोर्स, तो ये देता है आपको पैराबोलिक वेरिएशंस, कौन देगा? आपको देगा यूवीएल, एल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ना होते हुए यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। क्लियर? ये पढ़ा आपने, कहां गया कि व्हेन यूवीएल इज एट, क्या बोला कि शेयर फोर्स डायग्राम इज 2 डिग्री एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज 3 डिग्री पैराबोलिक कर्व। पैराबोलिक यानी कि भाई हमारा कर्वेचर्स में, तो आपने यही तो बोला है कि पैराबोलिक वेरिएशंस कब आता है शेयर फोर्स में? जब यूवीएल आ रहा हो। और नो चेंज इन द शेयर फोर्स, शेयर फोर्स में कोई चेंजेस नहीं होता है। कब? जब नो लोडिंग का केस हो। क्या हो? नो लोड विल बी एक्ट, नो लोड विल एक्ट, तब ये केस होगा हमारा। क्लियर? तो आप बोलोगे कि भैया फिर क्या होता है? स्टेप चेंज इन द शियर फोर्स एट द लोकेशन ऑफ द लोड, मतलब स्टेप चेंज मतलब
कि सडनली आपका चेंजेस होगा, जैसे कि आपने ये यूडीएल पढ़े है ना, सॉरी पॉइंट लॉर्ड वगैरह, तो कहीं पर भी जैसे क्या बोला है, पॉइंट लॉर्ड विल कॉज, पॉइंट लॉर्ड जैसे यहां पर आया आपका, और यहां पर आपने जो रिएक्शंस निकाली थी, तो उस रिएक्शंस के कारण ये आर ए हो गया और जैसे ये आर बी हो गया। इसका शेयर फोर्स डायग्राम बना था तो कैसा बनता था, तो देखो स्टेप चेंज, देखो पॉइंट लोड यहां पर भी था रिएक्शंस वाला, एकदम ऊपर की तरफ गया, फिर इसके बीच में कोई लोड नहीं है तो नो लोड, तो नो चेंज इन द शेयर फोर्स। तो देखो यहां पर भी इतना ही है, यहां पर भी इतना ही, सेम केसेस आ रहे हैं, क्लियर। फिर जैसे ही ये पॉइंट लोड आया तो उस पॉइंट लोड के कारण आपको फिर सडन स्टेप चेंज मिला, स्टेप चेंज मतलब एट अ पॉइंट, उसी पॉइंट पर, और फिर वापस इसके बीच में कोई स्पान ही नहीं है, सॉरी लोड नहीं है यहां पर, तो वापस ये कांस्टेंट हो गया। फिर आपकी कोई रिएक्शन आई तो सडन आपका यहां पर कुछ स्टेप चेंज, स्टेप चेंज मतलब उसी पॉइंट पर या उसी जगह पर आपको एकदम कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। और यूवीएल या यूडीएल हो तो क्या होता है, धीरे धीरे आगे पीछे होता है, या तो कम या फिर ज्यादा या फिर चेंजेस होते रहते हैं। तो बिल्कुल आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ। तो इन द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम विद अ यूनिफॉर्म लोड यानी कि यूडीएल, द बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्ट कैसा होता है। In the bending moment diagram for a simply supported beam with a uniform loading, यूनिफॉर्म लोड यूडीएल, द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट द सपोर्ट्स कैसा होता है, कि मैक्सिमम होता है बेंडिंग मोमेंट, सॉरी बेंडिंग मोमेंट कितना होता है। तो आपको पता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है तो वहां पर बेंडिंग मोमेंट तो हमारा कितना होना है, 0 ही होना है। ये केस हो जैसे हमारा, और लोडिंग आपने कौन सी बोल रखी है, तो लोडिंग आपने यहां पर बोल रखा है कि यूडीएल हो, जैसे क्या होगा इस हमारा यूडीएल डब्ल्यू किलो न्यूटन इंटेंसिटी का हो पर मीटर। यहां पर आपने पढ़ा था कि रिएक्शंस आती है आरबी जो कि WL/2 आती है, यहां पर रिएक्शन जो आती है आर ए वो भी आती है WL/2। अगर आपकी जो स्पान है एल दिया गया हो, तो अब आप बोलोगे कि इस केस के लिए जो आपका शेयर फोर्स डायग्राम बनता है वो आपने देखा था कि लीनियर वेरिएशंस होता है। कैसा होता है गाइस हमारा, लीनियर वेरिएशंस, यानी कि ये कुछ समय तक ऊपर जाएगा और ये यहां से इस तरीके से वेरी कर जाएगा। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करें तो वो आपने देखा था कि वो आपका ऐसा पैराबोला के शेप में बनता है। कैसा बनता है गाइस हमारा, पैराबोलिक शेप में बनता है, क्लियर। तो ये आपका हो जाता है यहां पर शियर फोर्स, जो कि यहां पर WL/2 है, और ये है मैक्सिमम WL²/8। बट ये जो सपोर्ट है हमारा ए और बी, यहां पर आप मोमेंट की वैल्यू देखें तो कितनी आती है, 0। कितना आता है, 0, यानी कि बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्ट हमारा कितना होगा, मिनिमम नहीं, क्या बोलते हैं उसको हम, 0 होगा। ये 0 होगा, ओके। यस, पैराबोलिक वेरिएशंस। नेक्स्ट है कि फॉर अ बेंडिंग मोमेंट, सॉरी फॉर अ बीम सब्जेक्टेड टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ पॉइंट लोड एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, द शियर फोर्स डायग्राम कैसा होगा। बिल्कुल बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या है कि अगर दोनों का कॉम्बिनेशन हो कि यूडीएल भी हो और हमारा शियर फोर्स के फॉर्म में वहां पर पॉइंट लोड भी आ रहा है, तो शियर फोर्स डायग्राम कैसा होगा। तो भाई साहब यूडीएल है तो वहां पर उसके कारण लीनियर वेरिएशन आएगा,
और अगर पॉइंट लोड है तो उसके कारण कौन सा वेरिएशन आएगा, कांस्टेंट वाला हमारा आएगा। दोनों साथ में हो जाएंगे तो आपने क्या बोल दिया है कि कांस्टेंट एंड देन लीनियर, ऐसा नहीं, अगर साथ में है तो साथ में रहेंगे। पैराबोलिक एंड देन लीनियर, ट्रायंगुलर एंड देन लीनियर, अ कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर एंड कांस्टेंट रीजन। कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशंस मतलब क्या है कि अगर दोनों एक साथ ही आ रहे हैं, दोनों कैसे हो रहे हैं कि जैसे इस स्पान पर जैसे मान लीजिए कि यूडीएल भी है और इसी जगह पर हमारा कौन सा है, पॉइंट लॉट्स वगैरह भी है। ये कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन मतलब जो कर्व आएगा वो लीनियर जैसा भी दिखेगा और उसमें थोड़ा सा हमारा कांस्टेंट रीजन। बट अगर अलग से दिखने लग जाए यहां कि इसमें कहीं पर ये इस तरीके से है और पॉइंट लोड हमारा किसी दूसरी जगह पर है, तो फिर इसके लिए लीनियर वेरिएशन और इसके लिए कांस्टेंट आ जाएगा। ये अलग अलग वेरिएशन हमारा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स मतलब जैसा स्ट्रक्चर होगा उस तरीके से बनेगा। तो उसी के लिए आपके लिए यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चंस लिख रखा है कि अगर जैसे हमारा यूडीएल भी होता है और उसमें कैसा दिखता है शियर फोर्स डायग्राम, लीनियर भी दिखता है और कांस्टेंट भी दिखता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका कौन सा जाएगा, अ कॉम्प्लेक्स combination of linear and constant reason for the shear force and bending moment। और सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए भी ऐसा ही होगा। वहां पर क्या हो जाएगा, इसके लिए पैराबोला बनेगा और इसके लिए लीनियर आ जाएगा, तो वहां पर पैराबोलिक और लीनियर बनेगा। नेक्स्ट है कि द बेंडिंग मोमेंट सॉरी द बेंडिंग स्ट्रेस एट अ पॉइंट ऑन अ बीम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं हमारे बेंडिंग स्ट्रेस किसी बीम में एट अ पॉइंट पर। तो बेंडिंग स्ट्रेस आपने जो पढ़ रखे हैं वो आपको पहले थोड़े से जानकारी में हो जाने चाहिए। तो आपने पढ़ रखा है कि एम अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई और यहां पर हो जाता है ई अपॉन आर। तो अगर इन दोनों के टर्म्स में देखें आप, किसकी टर्म्स में, इन दोनों टर्म्स में, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, और इन दोनों की टर्म्स में देखें तो क्या हो जाएगा, इस टर्म्स में। ओके, तो यहां पर आप बोलेंगे कि एक क्या वैल्यू पूछो, आप 6 आंसर बता दोगे क्या, कि द बेंडिंग स्ट्रेस एट अ पॉइंट ऑन अ बीम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर, हम क्या बोलेंगे कि बेंडिंग स्ट्रेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ कर्व, यानी या रेडियस ऑफ सेक्शंस या रेडियस ऑफ कर्वेचर। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेंडिंग मोमेंट, डेप्थ ऑफ द सेक्शंस या डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल। इन तीनों के यानी कि 3 वैल्यू के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और 2 वैल्यू जो होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ कर्वेचर उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देख लेते हैं कि कौन सा आंसर हमारा यहाँ पर फिट बैठ रहा है। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, नहीं, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या लिखोगे, इसके क्या लिख दोगे, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि आप यहां पर लिखोगे कि सिग्मा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, ई देखने को मिलता है। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बीम्स क्रॉस सेक्शंस, बिल्कुल भैया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस टू द पॉइंट, तो इसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। द बेंडिंग मोमेंट अप्लाइड टू द बीम, उसके भी क्या होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों के हमारे क्या होते हैं, डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर, तो इसका जो आंसर बनता है वो 100% आप किस पर टिक करोगे, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बीम्स क्रॉस सेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर मूव करें कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस इन अ बीम। बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन अफेक्ट करता है, कौन कौन, बीम्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल करता है, द मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मटेरियल बिल्कुल करता है, द बेंडिंग मोमेंट अप्लाइड टू द बीम, ये तीनों ही करते हैं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। अरे बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो इन तीनों में आएगा ना, बेंडिंग मोमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, यही तो बोला आपने, और मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। नेक्स्ट है क्या, सिंपली सपोर्टेड बीम हैज अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शंस विद अ विड्थ ऑफ 100 mm and height of 200 mm, the bending moment
acting on the beam is 1000 Newton meter. What is the bending stress at the top most fiber of the beam? ये आप जैसे रिपीटेड क्वेश्चंस कर रहे हो, क्लियर है? तो ये आपको सिर्फ मैं फार्मूला निकाल कर यहाँ पर बता देता हूं। m अपॉन आई इंटू वाई इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है सिग्मा, सिग्मा ही बोला ना, व्हाट इज द बेंडिंग स्ट्रेस। ओके, एम आपको दे रखा है क्या, द बेंडिंग मोमेंट एक्टिंग ऑन द बीम इज 1000, यस, इसको मैंने 1000 न्यूटन और 1000 से फिर गुणा कर दिया तो न्यूटन mm हो गया। होल अपॉन आई की वैल्यू कितना दे रखा है, तो आई आपका 200 और 100 के बीच में है, यानी कि BH क्यूब, यानी कि 100 और 200 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, और y कितना दे रखा है, तो 200 का आधा हो जाएगा। क्लियर? तो यहां से आप यहां पर इसको सॉल्व करोगे तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी, इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1000, 10 3 200 और ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 100 और 200 का क्यूब और डिवाइडेड में 2 कितना होगा, देखो ये 100 से यहां पर 100 यानी कि 1000 कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेगा, ठीक है। ये 2 से 12 कैंसिल होगा तो 6 बचेगा, 6। ये 200 से एक 200 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 200 का स्क्वायर। क्लियर? अब 200 का स्क्वायर यहां पर बच रहा है और यहां पर बच रही है आपके पास में वैल्यू कितनी, 10, और ये हो जाएगा 10,000। ये हो गया 10,000 और ये बचा 6 डिवाइडेड 100 से ये 100 कैंसिल हो गया था, 200 से एक 200 कैंसिल था, 2 से ये कैंसिल हो, तो बचा है यहां पर कितना, 200 का स्क्वायर। क्लियर? अब 200 का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा, यह 40,000, नहीं 2 दूनी 4 और 40, 40,000 हो जाएगा। 4 से अगर इसको डिवाइड करोगे आप, किसको, 10,000 को, तो ये बनेगा हमारा 2500, 4 दूनी 8, 2500, और ये हो जाएगा 150, ठीक है, और डिवाइडेड में हो जाएंगे हमारे पास में 10 की घात 4, 10 की घात 4 यानी कि 2 और 2 4, यानी कि ये बचेगा 1.5 न्यूटन पर mm। इसका सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करो। क्या बीम ऑफ लेंथ 6 मीटर इज सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मोमेंट ऑफ 200 न्यूटन मीटर। ये आपके लिए रिपीटेड क्वेश्चन है, आपसे इज्जत है, व्हाट इज द बेंडिंग स्ट्रेस आपको सॉल्व करना है। कैंटिलीवर बीम में व्हाट इज द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस एट द फिक्स्ड एंड ऑफ द बीम इफ द लेंथ ऑफ द बीम इज 4 मीटर। सेम है, उसके लिए आपको यहां पर सॉल्व करना है, और यहां पर बेंडिंग मोमेंट के लिए जो हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए कितना हो जाएगा, W इंटू L बाय 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट, UDL दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, UDL, W के लिए कितनी दे रखी है, यहां पर जो एम आएगा वो कितना आएगा, WL बाई 2, यानी कि 100 इंटू L कितना दे रखा है, लेंथ 4 मीटर। बस बाकी फिर आपको क्या करना है, सिग्मा निकालना है, तो एम अपॉन वाई से सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। क्या सिंपली सपोर्टेड बीम हैज अ स्पान ऑफ 6 मीटर, इट इज सब्जेक्टेड टू अ पॉइंट लोड ऑफ 1000 न्यूटन एट द मिड पॉइंट ऑफ द बीम, व्हाट इज द शियर फोर्स एट द लेफ्ट सपोर्ट। लेफ्ट सपोर्ट पर कितना होगा शियर फोर्स, ये आपको निकालना है, यानी कि एक तरह से आपका वह रिएक्शंस ही निकालने को बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि रिएक्शंस निकालकर बताइएगा।
पॉइंट लोड पर आपका कितना लग रहा है, 1000 न्यूटन। और इसकी जो स्पान है वो आपको दे रखा है जैसे कितना, 6 मीटर, यानी कि हो जाएगा 3 मीटर। तो लेफ्ट सपोर्ट जैसे ये है, ये राइट हो गया हमारा और ये लेफ्ट, यहां पर आपकी जो रिएक्शंस आएगी वही हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये कितना मिलेगा, तो आप बताओगे 500 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन कौन सा टिक करोगे, तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है कि सिंपली सपोर्टेड बीम हैज 8 मीटर और यूनिफॉर्मली लोडिंग है आपका और द इंटायर स्पान, व्हाट इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑन द बीम। तो इसके लिए जो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है वो कितना होता है, WL² बाय 8, यानी कि W कितना है 400 और L है आपके पास में 8 का स्क्वायर, यानी कि यह 8। तो आप यहां पर बताओगे कि जो एम मैक्सिमम आ रहा है ना वो कितना आ रहा है, 8 से 8 कैंसल, यानी कि यह 3200 न्यूटन मीटर आंसर देखने को मिलेगा आपको। यहां पर आपका 3200 न्यूटन मीटर आंसर आएगा। कैंटिलीवर बीम लेंथ 5 मीटर सब्जेक्टेड टू यूडीएल along its end, what is the shear force at the free end of the beam। यहां पर ये उन्होंने चेंज कर दिया है, यहां पर क्या है, अब यूडीएल के लिए सिंपली सपोर्टेड में आपको निकालना है। लेंथ दे रखा है आपको कितना, 5 मीटर और यूडीएल की वैल्यू जो है होल स्पान पर वो है आपके पास में W इक्वल टू 500 न्यूटन पर मीटर। तो आपने बोल दिया है कि कहां पर, फ्री एंड ऑफ द बीम, दोनों जगह व्हाट इज द शियर फोर्स एट द फ्री एंड, यानी कि यहां पर आपका शियर फोर्स कितना होगा ये आपसे वो पूछ रहा है। तो यहां पर आप बोलोगे कि जो शियर फोर्स होता है सपोर्ट पर वो क्या होता है, रिएक्शंस के इक्विवेलेंट, यानी कि यह हो जाएगा WL/2। W कितना है 500, L है आपके पास में 5 और डिवाइडेड बाय 2, यानी कि यह कितना आएगा, कितना 125 न्यूटन, सॉरी 250, ये भी इतना ही आएगा, आरबी भी 250 न्यूटन। आंसर देख सकते हो आप कि कौन सा हो रहा है, 2500 न्यूटन हो रहा है क्या, 5000 दिया है क्या, नहीं। हाँ 2500 होगा ना, 2500 थोड़ी ना होगा, 500, 1250। सॉरी कैंटिलीवर बीम है हमारा, क्लियर है, सिंपली सपोर्टेड होता तब होता ये वाला, सिंपली सपोर्टेड बम होता तब जाकर यहां पर ये 1250 होता। बट गिवन है आपके पास में कैंटिलीवर बीम, कौन सा है, कैंटिलीवर बीम है आपके पास में, तो देखते हैं उसके लिए।
उसके लिए कितना होगा, तो आप बताओगे कि भैया उसके ऊपर तो यहां पर जो है रिएक्शंस आएगी वो कितनी आएगी, WL बाई 2, नहीं तो हॉल हो जाएगा ना ये तो। WL, बट यहां पर कितना होगा शियर फोर्स, ये ध्यान रखिएगा, यहां पर शियर फोर्स 0 एट फ्री एंड, तो यानी कि जो शियर फोर्स है वो कितना होगा हमारा, 0 होगा यहां पर। ओके, नेक्स्ट है कि द लेफ्ट सपोर्ट, व्हाट इज द शियर फोर्स एट द राइट सपोर्ट, तो वो तो आप सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हो यहां पर कि 2 मीटर स्पान पर आपका, अच्छा ये क्वेश्चन अलग है अपना, ठीक है। इसमें अलग क्या है कि इसने डिस्टेंस अलग कर दिया है, चेंज कर दिया है, आपकी डिस्टेंस उसने ये चेंज किया है, लेंथ आपको दे रखा है 6 मीटर और is simply supported at both ends. A point load of 2000 Newton is applied at a distance of 2 मीटर from the left support. इस लेफ्ट सपोर्ट से कितनी दूर जाना है, तो उसने बोल दिया है कि 2 मीटर पर लग रहा है, वो कितने पर लग रहा है, तो 2 मीटर पर वो आपका पॉइंट लोड लग रहा है, जिसकी वैल्यू उसने वहां पर आपको 2000 न्यूटन दे रखी है। यहां पर कितना है, यह 2 मीटर और पी की वैल्यू आपको यहां पर 2000 न्यूटन दे रखा है। तो राइट सपोर्ट पर आपको रिएक्शंस कितनी निकालनी है, क्या निकालना है, राइट सपोर्ट पर रिएक्शंस। यहां पर रिएक्शंस कैसे निकालोगे, तो आप बताते हो कि आप पढ़कर आए हो, क्या पढ़कर, एक ट्री का, कि RA हो अगर और लोड इनटू फोर साइड डिस्टेंस अपॉन टोटल लेंथ, तो RA कितना निकलेगा, तो आप बोलोगे टोटल लोड कितना है 2000, उससे फार साइड डिस्टेंस ये वाली कितनी है, तो अगर यह 6 में से ये 2 बचा, तो ये कितना बचा 4 मीटर, यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 6, ये कितना बचेगा आपके पास में, ट्रिपल सिक्स, कितना बचेगा, ट्रिपल सिक्स न्यूटन, ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि कैंटिलीवर बीम 4 मीटर कैरीज अ कंसंट्रेटेड लोड, यस WL/2 at the free end, what is the maximum movement, bending moment in the beam, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा अगर आपका कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड आपका फ्री एंड पर आ रहा हो कैंटिलीवर के, ये तो सिंपल सा है, क्या बोल रहे हो आप कि कैरीज अ कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड एट द फ्री एंड, इस फ्री एंड पर 1000 न्यूटन है और जो लेंथ है वो आपको दे रखा है उसने 4 मीटर, तो बेंडिंग मोमेंट द बीम कितना होगा मैक्सिमम यहां पर, तो यहां पर मोमेंट की वैल्यू होगी P इंटू एल, यानी कि 1000 इंटू 4 न्यूटन मीटर, यानी कि
400,000 आप टिक करोगे 4,000 न्यूटन मीटर। एक लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट द पॉइंट ऑफ द अप्लाइड लोड वन अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 6 मीटर लेंथ एंड अ कंसंट्रेटेड लोड 3000 न्यूटन एट द 2 मीटर्स। सेम जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले ये कर रखा था कि आपका 2 मीटर पर लग रहा था, जैसे ये वाला, बस यहां पर 2000 था और यहां पर कितना दे रखा है उन्होंने 3000 न्यूटन। ऐसा इज रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये आप यहां पर इजीली कर सकते हो। ओके, तो फिर आज की क्लास को, आज के सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट सेशन से फिर हम नेक्स्ट कोई फ्रेश टॉपिक उठाएंगे या इसी क्वेश्चन प्रैक्टिस में। ओके, थैंक यू टू एवरीवन।